हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। मार्च के महीने में दो ही चीज़ें तो आती हैं, एक आती है होली और एक आते हैं एनुअल एग्ज़ाम्स, है ना। लेकिन होली की अच्छी बात यह है कि एक दिन में ही हो जाती है और एक दिन भी पूरा नहीं लगता है, 3 बजे तक होली पूरी हो जाती है। तो ऐसा कोई आपके एग्ज़ाम पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और मनानी चाहिए होली, है ना, लेकिन इको फ्रेंडली कलर्स का यूज़ करके, ठीक है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स के अंदर जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। ओके, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, ये 3 बार नीट में आ चुकी है ना। लेकिन बात ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम कितनी बार आ चुकी है या आगे भी आएगी या नहीं, है ना। हमको क्या करना है कि इसके ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है उसकी प्रक्रिया को सीखना है, उसके अंदर किस तरीके से ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनेगा, उसके अंदर कैसे हमको ऑप्टिक्स की जो फिजिक्स है उसको अप्लाई करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो इसका प्रोसेस है प्रॉब्लम का, वो तो कभी भी आ सकता है और किसी भी जगह यूज़ हो सकता है, तो हमको वो चीज़ सीखनी है, ठीक है। ओके, और एक ये भी प्रॉब्लम है और उसी तरीके से एक ये भी प्रॉब्लम है और ये भी 3 बार आ चुकी है, ठीक है। हमको सिर्फ उसकी प्रक्रिया सीखनी है, हमारा फोकस रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच क्या रहती है, ठीक है। ओके, पहले हम कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम कुछ ज्योमेट्री के कंसेप्ट रिवाइज करेंगे और फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस रिवाइज सम कंसेप्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन आप सभी को आता है ना। क्या होता है कि कोई भी जो सरफेस होती है उस पर अगर कोई रे इंसिडेंट आती है, ये लाइट की कोई रे इस सरफेस पे पड़ती है ना, ये लाइट की रे इस सरफेस पे स्ट्राइक होती है, तो देखना ये होता है कि ये किस एंगल पे वापस जाएगी, किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो ये सपोज कीजिए कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल लाइन बनाते हैं, ठीक है, और इस नॉर्मल लाइन से उतने ही एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि रिफ्लेक्ट क्यों हुई लाइट। रिफ्लेक्ट लाइट इसलिए हुई क्योंकि ये जो सरफेस है ये कोई शाइनी सरफेस है, ठीक है। शाइनी सरफेस हो सकती है, पॉलिश्ड सरफेस कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो जो भी इस तरह की सरफेसेस होती हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है। ओके, और एक जो इंपॉर्टेंट केस हमको इस प्रॉब्लम के लिए ध्यान देना है उसमें क्या है कि ये सरफेस है सपोज कीजिए, है ना, और अगर लाइट रे नॉर्मल लाइन की दिशा पे ही आती है, अगर सपोज कीजिए इसी 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी। क्योंकि आप देख रहे हो कि 0 डिग्री एंगल बना रही है लाइट, है ना, तो इसी रास्ते पे ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी अगर कोई लाइट 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है तो उसी रास्ते पे ये वापस चली जाती है, ठीक है ना, इसी रास्ते से ये वापस चली जाएगी, ठीक है। ओके, जैसे आप इसको वर्टिकल भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए इस तरह से कोई सरफेस है और यहाँ पे लाइट रे इस तरीके से 90 डिग्री पे स्ट्राइक होती है, ठीक है ना, तो ये उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, उसी रास्ते पे रिट्रेस हो जाएगी। ओके, विजुअलाइजेशन में दिक्कत कब आती है, जब जो सरफेस है वो किसी एंगल पे बनी हो। सपोज कीजिए किसी इस तरीके से सरफेस है, अब यहाँ पे लाइट रे 90 डिग्री पे अगर स्ट्राइक करती है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गई है लाइट रे, तो इसी रास्ते पे वापस ये रिट्रेस हो जाएगी। इस तरीके से लाइट स्ट्राइक करती है और वापस इसी रास्ते पे चली जाएगी, ठीक है ना। तो 90 डिग्री में इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। एक चीज़ हमको ये आती है। ओके, दूसरा कंसेप्ट है स्नेल्स लॉ।
ओके, तो स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है। लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, क्योंकि मीडियम चेंज होने की वजह से उस मीडियम की जो मटेरियल की जो डेंसिटी है, क्योंकि वो अलग अलग होती है, तो लाइट की जो स्पीड है वो भी अलग अलग हो जाती है और इसकी वजह से लाइट रे बैंड हो जाती है। ठीक है, ओके। तो स्नेल्स लॉ क्या है? सपोज कीजिए ये जो लाइन है इसके एक तरफ एक मीडियम है और इस लाइन के इस तरफ कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये कोई मीडियम 1 है। अभी लाइट रे यहाँ पे थी और यहाँ से ये क्रॉस करके दूसरे मीडियम में आ जाती, ये दूसरा मीडियम हो गया। ठीक है, ओके। मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सपोज कीजिए n1 है। ठीक है, और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2। ठीक है, और ये जो इंटरफेस है जो कि इन दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है, तो ये जो इंटरफेस होता है जहाँ पे ये दोनों मीडियम मिलते हैं, यहाँ पे आपने क्या बना दी, एक 90 डिग्री पर नॉर्मल लाइन बना दी। ठीक है ना। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस इंटरफेस पे इस मीडियम से एक लाइट रे आती है। ठीक है, एक लाइट रे आती है और वो इस तरीके से स्ट्राइक करती है। तो मीडियम 1 से एक लाइट रे आती है और इस इंटरफेस पे इस तरीके से स्ट्राइक करती है, और ये आपने देख लिया कि ये जो लाइट रे है इस नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है, और एंगल को हमेशा कहाँ से मेज़र किया जाता है? नॉर्मल से मेज़र किया जाता है। ठीक है, आप नॉर्मल से इसको मेज़र करना स्टार्ट करते हो, यानी ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो गया? θ1। यानी इस बात को हम क्या कैसे कहेंगे कि मीडियम 1 से एक लाइट रे आती है और θ1 एंगल पे स्ट्राइक करती है। ये एंगल हम कहाँ से मेज़र करते हैं? नॉर्मल से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इस मीडियम में आपने देखा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इस एंगल पे ये स्ट्राइक करती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये मीडियम 2 में ये लाइट जाएगी, है ना। तो सपोज कीजिए ये थोड़ा सा बैंड होकर के, इसका नॉर्मल रास्ता तो क्या है? इस तरीके से ये आगे जानी चाहिए थी, है ना। अगर इसी रास्ते पे चलती रहती तो इसी रास्ते पे जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि दूसरा मीडियम आ गया इसलिए थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। तो लाइट रे एक्चुअल में इस तरीके से थोड़ा बैंड हो जाती है और ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ये दूसरे मीडियम में ये लाइट रे आ गई। उसी तरीके से हम दोबारा से एंगल मेज़र करेंगे कि कितने एंगल पे ये लाइट रे एंटर हुई है इस मीडियम में, और ये एंगल हम कहाँ से मेज़र करेंगे? इस नॉर्मल से मेज़र करेंगे। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और ये एंगल हो गया आपका, तो ये एंगल कितना हो गया? θ2। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इस मीडियम 1 की हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और किस एंगल पे ये स्ट्राइक कर रही है। अभी लाइट रे इसी मीडियम में है, वो एंगल कितना है? θ1। ठीक है, तो n1 हो गया और ये हो गया θ1। ठीक है, दूसरे मीडियम में हमने देखा कि कितने एंगल पे एंटर हुई है, θ2 एंगल है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2 है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो लिखना बहुत ही आसान है, और उसको कैसे लिखना चाहिए? इस तरीके से लिखना चाहिए। आप देखो, एक मीडियम की चीज़ों को आप एक तरफ रखो और दूसरे मीडियम की चीज़ों को एक तरफ रखो। ऐसा करने से बहुत आसानी रहती है और कभी कोई एरर नहीं आता। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक मीडियम की चीज़ों को एक तरफ लिखना है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ इस एंगल से θ1। तो एक मीडियम की सारी चीज़ें आपने एक तरफ लिख दी। ठीक है, ये बराबर हो जाता है इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और यहाँ पे कितना एंगल बना? साइन θ2। ठीक है, ये है स्नेल्स लॉ के को लिखने का तरीका, और बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, इस एक मीडियम की चीज़ें सारी एक तरफ आ गई और ये बराबर हो गया दूसरे मीडियम की चीज़ों के बराबर हो गया। ठीक है, अक्सर मैं कुछ किताबों में देखता हूँ कि इस तरीके से लिखा रहता है स्नेल्स लॉ। इसके अंदर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कीजिए न्यू लिख रहे हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई बार न्यू भी लिखते हैं या और एन से भी डिनोट करते हैं।
तो कई जगह इस तरीके से लिखा रहता है स्नेल्स लॉ, न्यू इज इक्वल टू साइन आई और साइन आर। साइन को ऊपर नीचे इस तरीके से रेशियो में लिखा रहता है, और ये तरीका मेरे को सही इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि ऊपर नीचे कौन आएगा, ऊपर आई आएगा या आर आएगा, ठीक है। तो ये इसमें एरर के चांसेस रहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दोनों मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। तो इस तरह की वजह से काफ़ी ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और गलती हो सकती है, क्योंकि किसका ऊपर लिखना है किसका नीचे लिखना है, इस वजह से इसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके से स्नेल्स लॉ को ना लिखें। स्नेल्स लॉ को लिखने का बिल्कुल सिंपल यही तरीका है, एक मीडियम की सारी चीज़ें इधर और फिर दूसरे मीडियम की चीज़ें इधर, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, तीसरा जो कंसेप्ट है वही रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो अभी हमने देखा था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई सरफेस रिफ्लेक्टिंग कैसे बन जाती है, आखिर कोई सरफेस रिफ्लेक्टिंग कैसे बन जाती है। तो वो कैसे बन जाती है, अगर वो सरफेस शाइनी हो, ठीक है, या पॉलिश्ड हो, ये सारे शब्द यूज होते हैं इसमें, या वो सरफेस पॉलिश्ड हो सकती है, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं सिल्वरिंग। सिल्वरिंग भी एक टेक्निक होती है यानी अगर आपने सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया है, सिल्वरिंग कर दी उस पर, तो वो सरफेस कैसी बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी, क्योंकि जो सिल्वर मेटल होता है वो 90% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ से हमको मालूम चल रहा है कि सिल्वरिंग का मतलब क्या है। सिल्वरिंग का मतलब ये है कि सिल्वरिंग कोटिंग होने से वो सरफेस कैसी बन जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। तो ये शब्द है, इन सब का मतलब यही है कि वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। ओके, ओके, अब हम कुछ ज्योमेट्री के कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री, ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जो आपको आते हैं, लेकिन सिर्फ क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, उनको रिकग्नाइज करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो आपको डायरेक्ट दिखने चाहिए, ठीक है। ओके, तो पहला कंसेप्ट क्या है, ओके, सपोज कीजिए आपने कहीं पे 90 डिग्री का एंगल देखा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आपने कहीं पे बना हुआ देखा, और ये 90 डिग्री का एंगल आपको किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं पे भी आपने ये 90 डिग्री का एंगल देखा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि इस 90 डिग्री एंगल में अगर मैं इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो उसी 90 डिग्री एंगल को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक एंगल सपोज कीजिए आपको मालूम है ए है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम टोटल 90 है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए, ठीक है। ये चीज देखनी है, बस ये प्रॉब्लम में आपको रिकग्नाइज करनी है। अगर एक एंगल 90 माइनस ए है तो दूसरा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। कॉमन सेंस की बात है, दोनों को जैसे ही आप सम करोगे a प्लस 90 माइनस ए, तो इसका सम 90 आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपको वहां पे वैल्यू दे रखी है, तो दूसरा एंगल निकालना बहुत आसान है। 90 में से उसको आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। दो तरीके से इस चीज को हम देख सकते हैं कि दोनों एंगल का सम 90 है, या 90 में से एक को माइनस कर दोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे सपोज कि आपको मालूम चला कि ये एंगल ए है, तो दूसरा एंगल कितना हो गया, 90 माइनस ए। इस चीज को रिकग्नाइज करना है प्रॉब्लम सॉल्व के वक्त, ठीक है। ओके, सेकंड चीज क्या है कि ट्राइंगल के बारे में आपने एक चीज पढ़ी होगी, ट्राइंगल।
8th क्लास तक ये चीज़ हमको मालूम चल जाती है कि कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है, कैसा भी ट्राइंगल हो, ठीक है ना, कितना भी आड़ा तिरछा ट्राइंगल हो, ठीक है ना, एक तरफ से दो तरफ से पतला ट्राइंगल है तो यहाँ ये वाला एंगल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ट्राइंगल कैसा भी हो, उसके जो तीनों एंगल्स हैं, ये जो तीनों एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये जो एंगल हैं, तीनों एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको 8th क्लास तक पढ़ा दिया जाता है ना। ओके, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक चीज़ आप प्रॉब्लम सॉल्व के दौरान देखोगे कि कई बार 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है, कई बार क्या अक्सर 90 डिग्री का ट्राइंगल देखा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको दिख रही है कि इस 90 डिग्री का जो ट्राइंगल है, इसके अंदर एक एंगल तो पहले से 90 डिग्री हमको मालूम है, और तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए इसका? क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल का सम भी 180 होगा। अब एक तो 90 हो चुका है पहले से, यानी ये जो दो एंगल बचे, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी जैसे ही आप 90 डिग्री वाले ट्राइंगल को देखते हो तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ दिखाई देनी चाहिए कि ये दो एंगल हैं, इनका सम है 1, इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री होगा। ये बहुत आसान है, लेकिन ये आपको उसी वक्त तुरंत दिखाई देना चाहिए। जैसे ही आपने 90 डिग्री का ट्राइंगल देखा तो आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए कि ये जो दोनों एंगल हैं, ये 90 है इनका सम टोटल, और एक एंगल अगर मालूम है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 में से माइनस कर देंगे उसको, है ना। ओके, एक एंगल इसमें सपोज कि ये A है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? आपने तुरंत उसको लिख दिया 90 माइनस A, ठीक है ना। ओके, तीसरा जो कंसेप्ट है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में जो स्टार्स को जब देखते हैं नाइट में, आपने देखा होगा कई बार, तो उसमें एक टर्म आती है स्टार हॉपिंग, ठीक है। तो जैसे एस्ट्रोनॉमी में कई बार एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तो उसमें एक टर्म आता है स्टार हॉपिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टार ढूंढना है स्काई में, तो उसके आसपास जो स्टार्स होते हैं, अगर पहले आपने वो लोकेट कर लिया तो वहाँ से फिर आप दूसरे स्टार पे पहुँचते हो कि वहाँ से स्काई में किसी रीजन में ये वाला स्टार आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके आसपास आपको फिर वो दूसरे कॉन्स्टेलेशन का स्टार दिखाई देगा, और इस तरीके से आप अपने डिजायर्ड स्टार पे पहुँच जाते हो, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं स्टार हॉपिंग, ठीक है। और इसी फ्रेज से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं एंगल हॉपिंग, ठीक है ना। उसी से हम ये नया फ्रेज बना सकते हैं एंगल हॉपिंग। तो एंगल हॉपिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में आपको एक एंगल मालूम चल गया तो उससे उसकी सहायता से फिर दूसरा एंगल मालूम चल जाता है, और फिर वहाँ से तीसरा एंगल मालूम चल जाता है। तो हर चीज़ मालूम चलती जाती है। जैसे कि आपने किया होगा, अक्सर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे छोटी क्लासेस में कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखा है और कुछ एंगल पता होते हैं और कुछ पता नहीं होते। तो जो पता होता है उससे दूसरा एंगल निकाला जाता है, और फिर उसके पता चलने के बाद फिर तीसरा एंगल पता चल जाता है। तो ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम सॉल्व के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक एंगल से दूसरा एंगल निकलता है, दूसरे से तीसरा एंगल निकलता है। और ये प्रक्रिया जैसे आपको आ जाएगी, जैसे आप इसमें फेमिलियर हो जाओगे तो बहुत आसानी से आप वो सारे एंगल निकाल लोगे, ठीक है। फोर्थ जो कंसेप्ट है, ये मैथ का कंसेप्ट है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसे। स्मॉल एंगल से रिलेटेड है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एंगल आखिर होता क्या है। स्मॉल एंगल दरअसल 15 डिग्री से जो भी कम एंगल होता है उसको हम स्मॉल एंगल कहते हैं, ठीक है। स्मॉल एंगल जब होता है तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन
काम आता है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लगभग थीटा के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो थीटा है ये एक प्योर नंबर होता है, रियल नंबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर डिग्री में एंगल होता है तो उसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और ये वो वाला एंगल होता है। लेकिन आपको इतना इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रेडियन और डिग्री क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू से हम मतलब है हमको, तो ठीक है, ओके, है ना। तो जब एंगल काफ़ी स्मॉल होता है, अगर थीटा स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेशन का हम यूज़ कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। इस अप्रोक्सीमेशन का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, तो ये मैथ के लेसन्स हो गए और फिजिक्स के कंसेप्ट भी हमने रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये पहली प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को एक बार 2 मिनट आप पढ़ो और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। ओके, आइए इस प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी एक प्रिज्म है, ठीक है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है √2 दे रखा है, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रिज्म ये भी आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जो उसका जो टॉप एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। वन ऑफ द 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर, उसको एक मिरर बना दिया गया है। मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्टिंग बना दो सरफेस को, वो मिरर की तरह काम करेगा। तो उसको मिरर कैसे बनाया आपने, इनवर्ट्स बाय सिल्वर कोटिंग। उस सरफेस पे आपने सिल्वर की कोटिंग कर दी और इससे उसकी रिफ्लेक्टिंग, वो सरफेस कैसी बन गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई, मिरर की तरह काम करेगी। अब यहां पे क्या प्रक्रिया हो रही है, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक तरफ से एक लाइट रे एंटर होती है प्रिज्म के अंदर, एंटर द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस इस पाथ, है ना, ठीक है, रिट्रेस करेगी पाथ को आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस, ठीक है। अभी हमने देखा था सिल्वर्ड सरफेस क्या होती है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो जैसे ही लाइट रे उस पर स्ट्राइक करेगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी या वापस उधर ही आ जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इट विल रिट्रेस इट पाथ, है ना। रिट्रेस ये बहुत ही स्पेसिफिक शब्द है। रिट्रेस का मतलब उसी रास्ते पे वापस आ गई, और उसी रास्ते पे वापस कब आती है, ये अभी हमने कंसेप्ट देखा था। उसी रास्ते पे वापस कब आती है, जब लाइट रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। जब कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तो उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी, है ना। ओके, ये कंसेप्ट आपको मालूम है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि लाइट रे ने इनिशियली कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक किया था, ठीक है ना। ओके, बेसिकली ये हो रहा है, इसमें एक प्रिज्म आपको दे रखा है, ठीक है ना, और इसका जो टॉप वाला एंगल है इसको 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है। अब लाइट रे यहां से एंटर होती है, ठीक है ना, कितने एंगल पे एंटर हुई है ये हमको नहीं मालूम, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। इस तरीके से लाइट रे एंटर होगी और क्योंकि प्रिज्म का मटेरियल दूसरा है तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट, लाइट रे बेंड हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और ये जो दूसरी सरफेस है, इसका जो दूसरा फेस है, इस पे आपने क्या कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दी है, और इसकी वजह से क्या होगा कि लाइट रे इस पे स्ट्राइक करेगी तो वापस, जैसे लाइट रे सपोज कि यहाँ स्ट्राइक करती है तो वापस उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी रास्ते पे चली जाएगी। ये क्वेश्चन में क्या रखा है, वापस क्यों चली गई, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गई पहली बात तो, और रिट्रेस का मतलब क्या है, उसी रास्ते पे वापस जाना, और उसी रास्ते पे लाइट रे कब वापस जाती है, जब वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, ठीक है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, तो ये प्रिज्म है, ठीक है ना,
और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये डायग्राम जो इसका जो फिगर है वो कैसे बनाना चाहिए। यहाँ से लाइट रे एंटर हो रही है, लेकिन उसका किस एंगल पे स्ट्राइक करेगी ये हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये मालूम है कि इस सरफेस पे वो किस तरीके से स्ट्राइक करती है, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। तो आप ये सोच के बताओ कि डायग्राम को मुझे कहाँ से बनाना चाहिए, मुझे यहाँ से बनाना चालू करना चाहिए या डायग्राम को यहाँ इस सरफेस से बनाना चाहिए, ठीक है। और इस डायग्राम को आप बना के देखो, ठीक है ना, कैसे आप इस डायग्राम को बनाओगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। ओके, देखो लाइट रे जब यहाँ से स्ट्राइक होती है तो वो किस एंगल पे स्ट्राइक हो रही है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये मालूम है कि यहाँ पे जो है लाइट रे जब इसके अंदर आती है तो इस सरफेस पे वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। इस तरीके से वो 90 डिग्री पे उसने स्ट्राइक किया होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया होगा, तभी तो वापस उसी रास्ते पे लाइट रे वापस चली जाती है, ठीक है ना, रिट्रेस इट्स पाथ। तो क्योंकि हमको ये चीज़ मालूम है कि वो उसने 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया इस वाली फेस पे, तो आपको डायग्राम भी इसका यहाँ से बनाना स्टार्ट करना चाहिए। तो इस पे जो 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री सपोज कीजिए ये यहाँ से इस तरीके से लाइन बना दिया आपने, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, वैसे उसका ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने 90 डिग्री की लाइन बना दी, तो इस रास्ते पे लाइट रे ने स्ट्राइक किया, तो एक डायग्राम तो आपको मिल गया कि यहाँ पे इस तरीके से लाइट रे जब इसके अंदर आई होगी तो 90 डिग्री पे इसने स्ट्राइक किया, ठीक है, और इसी रास्ते पे वापस लाइट रे चली गई, है ना। तो रिट्रेस का जो सिंबल होता है इस तरीके से स्ट्राइक करेगी और वापस टकरा के सिल्वर्ड वाली जो ये जो सरफेस है, सिल्वर्ड सरफेस है, यहाँ से स्ट्राइक होकर के वापस चली गई, ठीक है। अब हम पहला वाला पार्ट बनाते हैं। तो इस एंगल, ये जो सरफेस है इस पर भी आपने नॉर्मल बना दिए, ठीक है। और अब हम जो स्टार्टिंग वाला जो फिगर है वो उसको आप बना सकते हो। तो ये जो लाइट रे इस तरीके से सपोज कीजिए ऐसे स्ट्राइक करेगी इस पर, तो नॉर्मल पे इसने इस तरीके से स्ट्राइक किया, और ये जो एंगल है नॉर्मल से आपने मेजर किया, थीटा एंगल है, ठीक है। ये एंगल हमको नहीं मालूम, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि इस एंगल पे उसने इस सरफेस पे स्ट्राइक किया, ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये डायग्राम बना लिया। देखो जो चीज़ आपको मालूम होती है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये चीज़ मालूम थी कि ये जो लाइट रे है इस सेकंड सरफेस पे किस तरीके से स्ट्राइक करती है, 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। तो हमने यहाँ से डायग्राम को बनाना चालू किया, तो इससे ये आसानी रही कि पहले तो ये लाइन बन गई, अब आपने यहाँ पे नॉर्मल बना के और लाइट रे को इंसिडेंस कर दिया, ठीक है ना। अगर आप पहले इसको ड्रॉ करते यहाँ पे तो फिर ये इसको किस तरीके से बैंड करना है ये समझ में नहीं आता, है ना। ओके, तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपको क्या करना है, एंगल हॉपिंग करते हैं, ठीक है। ओके, एंगल हॉपिंग कैसे करोगे इसमें? ओके, सबसे पहले तो आप इसमें वो ट्राइंगल पहचानो जिस पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। ट्राइंगल क्या होता है, 3 पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं, जो ट्राइंगल की शेप बन रही है वो उसको पहचानो, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से देखो कि और वो ट्राइंगल पहचानना है आपको। जैसे कि एक पॉइंट तो ये हो गया इस ट्राइंगल का, ठीक है। दूसरे भी पॉइंट देखो कहाँ पे है वो ट्राइंगल, ओके। ठीक है, ओके। तो एक ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है, एक पॉइंट तो ये हो गया ट्राइंगल का, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है। आपको वो जो फिगर है उसमें वो तुरंत दिखना चाहिए वो चीज़, ठीक है ना। जो हमारे मतलब की चीज़ है वो आपको दिखाई देनी चाहिए। तो ये ट्राइंगल हमारे मतलब का है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हमने देखा कि ये एंगल पहले से 90 डिग्री का है, क्योंकि 90 डिग्री पे स्ट्राइक हो रही है। तो एक तरीके से ये आपको दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। यानी अब आपको क्या दिखना चाहिए, अब आपको ट्राइंगल के बाकी के जो 2 एंगल हैं उस पर ध्यान जाना चाहिए, ठीक है।
ओके, ठीक है, निकालो आप इस ट्राइंगल के सारे एंगल निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो यानी ये जो ट्राइंगल के दोनों एंगल हैं, इन दोनों का सम 90 होगा। और जब ये 30 है तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इस ट्राइंगल के सारे एंगल आपको मालूम चल गए, ठीक है। ओके, अब हम धीरे धीरे कहां पहुंच रहे हैं, हमको मालूम है कि स्नेल्स लॉ में अपन को कौन सा एंगल चाहिए, नॉर्मल लाइन से जो एंगल बनाया जाता है ये एंगल चाहिए, है ना। एक एंगल तो आपको मालूम है थीटा, और यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये नॉर्मल से ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है, ये एंगल कितना बना रही है, ये एंगल कितना है, ये पता लगाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप यहां से चले, ये एंगल आपको 90 मालूम है, ये 30 मालूम है, यहां से आपने ये एंगल निकाल लिया, अब आपको बारी आ गई कि इस एंगल को निकालना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप इस तरीके से स्टेप वाइज तरीके से इस एंगल पे पहुंच रहे हो, ये है मतलब एंगल हॉपिंग, ठीक है। ओके, अब ये एंगल कितना होगा, अभी हमने देखा था कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये कितने एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये पूरा जो एंगल है ये कितना है, 90 है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, तो बाकी बचा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी ये आपने पता लगा लिया 30 डिग्री है, ठीक है। दो चीज़ें देखनी थी हमको यहाँ पे, एक तो पूरा जो ट्राइंगल आपने देखा, और उसके बाद फिर हमको ध्यान देना था कि ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब एक 60 आपने निकाल लिया तो बाकी का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो ज्योमेट्री बनाना आना चाहिए, रिकग्नाइज करना आना चाहिए कि ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है, और एक एंगल से दूसरा एंगल, फिर दूसरे से तीसरा एंगल, सारे एंगल पता चल जाते हैं, है ना। ये प्रक्रिया आनी चाहिए, ठीक है। ओके, और हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि स्नेल्स लॉ में जो एंगल यूज होते हैं वो एंगल हमको निकालने थे, और स्नेल्स लॉ के जो एंगल होते हैं वो किसके कहाँ से मेजर होते हैं, इस नॉर्मल लाइन से मेजर होते हैं। तो इस नॉर्मल लाइन से एक एंगल तो अननोन है जिसको हमने लेबल कर दिया थीटा, ये दूसरा एंगल हमको चाहिए था, वो हमने फिगर में जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है वहाँ से उसको पता कर लिया, ठीक है। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अप्लाई स्नेल्स लॉ। दो मीडियम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मीडियम तो ये इधर है हवा का, और एक मीडियम ये जो ग्लास का मटेरियल है ये मीडियम है ना। यहाँ पे इन दोनों मीडियम पे आपको क्या अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे अप्लाई करना है, इक्वेशन बन जाएगी और बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, पहले आप करो फिर मैं करते हैं, ठीक है। ओके, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। और आप खुद करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है कि वीडियो को पॉज करके और खुद करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है स्नेल्स लॉ अप्लाई करना। जैसे कि हमने देखा था कि एक मीडियम की चीज़ों को एक तरफ रखना है और दूसरे मीडियम की चीज़ों को एक तरफ रखना है, ठीक है। तो पहला मीडियम, हवा इधर से लाइट रे इधर से एंटर हो रही है, तो पहला मीडियम हमारा ये है। पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो इसको इंटू कर दिया आपने, इधर कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो आपने लिख दिया साइन थीटा, ठीक है। ये एक मीडियम की चीज हो गई। अब आपने लिखा बराबर, ठीक है, इक्वल टू दूसरा जो मीडियम है वो ग्लास का जो मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मटेरियल का दे रखा है √2। तो आप जब दूसरे मटेरियल में आप आ गए, दूसरे मीडियम में आ गए, तो पहले क्या लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल से, ये जो एंगल हमने मेजर किया अभी पता लगाया 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपका स्नेल्स लॉ आ गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान है लिखना इसको, एक मीडियम की चीज़ें एक तरफ हैं और दूसरे मीडियम की चीज़ें एक तरफ हैं। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया,
ठीक है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप करके देखो, ठीक है, और थीटा एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये कितना है, √2 है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, ठीक है ना। मैथ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, साइन थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, यह हाफ होता है, तो आपने हाफ लिख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे कि 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, √2 इंटू √2, तो नीचे यानी 2 के अंदर 2 √2 है, तो 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 1 √2 से 1 √2 जब कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये नीचे 1 √2 रह जाएगा, ठीक है ना। 2 को आपने √2 इंटू √2 लिखा, और ऊपर से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा। और जैसे ही आपने इस चीज़ को देखा, इस वैल्यू को देखा, तो आपको मालूम चल गया कि थीटा कितना है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि साइन 45 डिग्री को कहते हैं कि वैल्यू होती है 1/√2, क्योंकि जैसे ही आपने ये वाला नंबर देखा तो आपको मालूम चल गया कि ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो एंगल आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। यानी लाइट रे ने कितने एंगल पे इंसिडेंट किया, 45 डिग्री पे किया, ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत आसान है, ठीक? बस क्या है, आपको ज्योमेट्री बनानी है, और ये इससे भी कठिन ज्योमेट्री तो हमारी 8th क्लास तक आ जाती है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक एंगल से दूसरे एंगल पे पहुंचना है। आप किस में इंटरेस्टेड हो, स्नेल्स लॉ वाले जो एंगल है, स्नेल्स लॉ के फॉर्मूले में जो एंगल अप्लाई होंगे, इसमें इंटरेस्टेड है हम, ताकि हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकें, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है, और 45 डिग्री इसका आंसर है, ठीक है। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, जो उसका जो टॉप वाला एंगल होता है उसका वैल्यू ए दे रखी है, और वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज सिल्वर्ड। जो प्रिज्म की 2 सरफेसेस हैं, उनमें से एक फेस को आपने सिल्वर्ड कर दिया, यानी कि क्या बना दिया, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। ओके, लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस। पहली जो सरफेस है जहां से लाइट रे एंटर करेगी, उस पर कितने एंगल से स्ट्राइक किया लाइट ने, 2a एंगल से स्ट्राइक किया, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 2a है ना, फर्स्ट सरफेस पे, एंड रिटर्न्स बैक। रिटर्न्स बैक का मतलब क्या हुआ, थ्रू द सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस लौट आती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लू है, एक तरह का क्लू है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि लाइट ने 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया था दूसरी सरफेस पे, तभी तो उसी रास्ते पे वापस आ गई, है ना। आफ्टर सफरिंग द रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस पे क्योंकि हमको मालूम है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो वहां पे उसने जैसे ही 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया, वापस उसी रास्ते पे लाइट आ गई। बस सिंपल है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, साइन और कॉस के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। ओके, वही काम करना है इसके अंदर। इस तरीके से आपने प्रिज्म बनाया, और प्रिज्म का एंगल आपको ए दे रखा है, ये जो एंगल है ए है, ये जो टॉप वाला एंगल है, ये आपको एंगल ए दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लाइट रे इंसिडेंट होती है, और जब सेकंड जो सरफेस है इसको आपने सिल्वर्ड कर दिया है, और इस पे जब वो स्ट्राइक होती है इसके अंदर आने के बाद, तो उसी रास्ते पे वापस आ जाती है, और इससे हमको मालूम चला है कि 90 डिग्री पे स्ट्राइक हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि इसका जो डायग्राम है वो खुद ड्रॉ करके देखो आप, ठीक है ना। अभी हमने जो सीखा है और जो आपको आया है, उससे आप इसको ड्रॉ करो, इसकी ज्योमेट्री को, क्योंकि ज्योमेट्रिकल स्किल्स अगर आपको आ गई तो फिर ये पूरे चैप्टर में यही है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जो प्रॉब्लम जो सॉल्व कर पाते हैं, उनकी ज्योमेट्री अच्छी होती है, उसके बाद तो फिर ये उस प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, है ना। तो ये चीज़, इसी चीज़ की तो प्रैक्टिस करनी है कि जो फिगर आप कैसे बनाओगे, रे का जो डायग्राम है वो कैसे बनाओगे। अगर वो आपने बना लिया तो उसके बाद फिर कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम में है नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओके, ठीक है, इसका रे डायग्राम बनाओ आप, ठीक है।
ओके, है ना। इसको करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मालूम है कि यहाँ पे कितने एंगल पे स्ट्राइक करती है लाइट। लाइट रे जब इसके अंदर आ जाएगी प्रिज्म के अंदर, तो इस पे जो स्ट्राइक करेगी, और क्योंकि वो वापस उसी रास्ते पे आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि लाइट रे ने 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया यहाँ पे, तो इसकी इस सरफेस पे जो 90 डिग्री है वो बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये 90 डिग्री की लाइन बना दी, यानी कि इस प्रिज्म में जब लाइट अंदर आई थी तो इस एंगल इस तरीके से आई है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और इसलिए वापस उसी रास्ते पे ये लाइट रे लौट आती है, ठीक है। अब हम आगे की चीज़ बनाएंगे, देखिए अब हम आगे वाला पार्ट बनाएंगे इसका। तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर बना देते हैं, नॉर्मल लाइन बना देते हैं, ये बना दिया, ठीक है। और अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, कितने एंगल पे ये लाइट रे स्ट्राइक करती है यहाँ पे। ये आपको दे रखा है, ये एक मिनट, है ना। इस तरीके से लाइट रे ने स्ट्राइक किया, तो ये इस सरफेस पे आपने नॉर्मल बना दिया। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कहाँ से मेजर होगा, ये हमेशा इस नॉर्मल लाइन से मेजर होता है। तो ये जो एंगल है इंसिडेंस का, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2a एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट यहाँ से एंटर होती है, और जहाँ से एंटर होती है वो एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम मेजर करते हैं हमेशा नॉर्मल लाइन से। और ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 2a दे रखा है, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, है ना, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था। और इस तरीके से लाइट रे का ये डायग्राम बन गया, ठीक है ना। अब हमको कौन से एंगल में हम इंटरेस्टेड है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये जो नॉर्मल लाइन है इसके दोनों तरफ के एंगल चाहिए। एक एंगल तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2a, और दूसरा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए यानी आपको, ठीक है ना, ये निकालना है। तो इस एंगल को आप कैसे निकालोगे, एंगल हॉपिंग। कुछ भी लिखना नहीं है आपको, सिर्फ वर्बली यहाँ से चलते हुए ये 90 है, और इस तरीके से ट्रायंगल से होते हुए यहाँ पे आना है, और ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये निकालो आप, ठीक है, यहाँ से चलते हुए, और ये इस एंगल पे पहुँचना है, क्योंकि स्नेल्स लॉ में ये वाला एंगल अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको आप निकाल के देखो, ठीक है। ओके, तो देखो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको भी बहुत सिंपल लगेगा ये, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दिया, और इसमें आपने देखा ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री जैसे ही आपने देखा, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके दोनों एंगल कितने हो गए, इन दोनों का एंगल का सम कितना हो गया, 90 हो गया। जब एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल ये वाला कितना हो गया, जब एक एंगल ए है तो इन दोनों का सम कितना है, 90 है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस ए, ठीक है ना। ये ट्राइंगल है ना पूरा, एक एंगल तो पहले से हमको रिकग्नाइज हो गया 90 है, यानी बाकी बचे जो दोनों एंगल है वो 90 के बराबर है। अब एक एंगल ए है तो दूसरा कितना हो गया, 90 माइनस ए हो गया, ठीक है। और अब हमको यहाँ पे पहुँचना है, तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये चीज़ जो दिख रही है ये नॉर्मल है, ये कितना एंगल बना रही है, टोटल 90 डिग्री है। अब एक एंगल 90 माइनस ए है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो इसको आपने लिख दिया ए, ठीक है ना। ये पूरा एंगल क्योंकि 90 डिग्री है, नॉर्मल ये 90 डिग्री बना रही है ना, तो जब ये आपने एंगल निकाल लिया 90 माइनस ए, तो इसके जो बगल वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तभी तो दोनों का सम कितना हो गया, फिर से 90 हो जाएगा, है ना। तो किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ से आपने पहले इस एंगल पे पहुँचे और फिर यहाँ से आपने ये एंगल निकाल लिया, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस पूरा जो डायग्राम है उसमें एक चक्कर काटना है, ठीक है ना, और ये एंगल यहाँ पे आ जाओगे आप, ठीक है। अब हमको क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करना बहुत ही आसान है।
मीडियम 1 की चीज़ों को एक तरफ लिखना है और दूसरे मीडियम की चीज़ों को एक तरफ लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखो कि कैसे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई द स्नेल्स लॉ। बहुत अच्छा ये एक मौका है प्रैक्टिस करने के लिए कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर तरीके से, बिना किसी एरर के, ठीक है। एक ही लाइन में एक मीडियम की चीज़ें एक तरफ और दूसरे मीडियम की चीज़ें दूसरी तरफ, ठीक है। ये अप्लाई करके देखो, ठीक है, क्या इक्वेशन बन रही है। ओके, कैसे अप्लाई करना है इसे। इधर एयर है, एयर वाला मीडियम है तो उसकी चीजें लिखते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 इंटू इधर वाला जो एंगल है वो कितना है इस मीडियम का 2a है, तो आपने लिखा साइन 2a, फिर आपने लिखा इज इक्वल टू, ये जो दूसरे मीडियम में आ गए तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये हमको मालूम नहीं, तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मालूम नहीं तो हमने उसको लिख दिया, n लिख दिया इंटू, और कितना एंगल है इस बन रहा है इधर a एंगल बन रहा है, तो आपने लिख दिया साइन a, बस आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मैथ की चीज़ मालूम होनी चाहिए कि साइन 2a को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो साइन 2a होता है, ठीक है ना, आप नोट कर सकते हो, साइन 2a इज इक्वल टू 2 cos, साइन 2a इज इक्वल टू, इससे देखो ये 2a है ना, तो पहले 2 लगा दो और ये आ जाएगा साइन a cos a। इस तरीके से जो डबल वाला जो एंगल है वो इस तरीके से एक्सप्रेस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे 2 साइन a cos a, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। साइन 2a की जगह आपने लिख दिया 2 साइन a cos a, और ये हो गया आपके बराबर n साइन a। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि n की वैल्यू आपको निकालनी है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, यानी ये चीज़ चाहिए आपको। तो साइन a से एक साइन a कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, इधर क्या रह गया 2 cos a, तो ये आपका आंसर आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 cos a है। इसी टर्म में हमको पूछा गया है क्वेश्चन में, 2 cos a, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। तो बहुत आसान है ये, इक्वेशन लिखो सिंपल तरीके से और फिर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमको उसकी प्रक्रिया देखनी कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक है, ऑन वन सरफेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए। इस प्रिज्म का जो एंगल है, अब की बार क्वेश्चन में अलग से कह रखा है कि ये कैसा है, स्मॉल एंगल है, ठीक है ना। यानी इससे हमको क्लू मिल रहा है कि क्या यूज़ करना है, ठीक है ना। स्मॉल एंगल आपको दे रखा है और वहाँ से एंटर होने के बाद फिर ये एमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, और दूसरी सरफेस से नॉर्मली बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज न्यू, तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको न्यू दे रखा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आपको बतानी है इन टर्म्स ऑफ एंगल ए और न्यू, इनके टर्म्स में हमको आई की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। यहाँ पे अब क्या प्रक्रिया हो रही है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको ये प्रिज्म एंगल दे रखा है और ये मैंने काफ़ी पतला बनाया क्योंकि ये स्मॉल एंगल दे रखा है आपको, स्मॉल एंगल, ठीक है। अब लाइट रे एंटर, देखो इस सरफेस के पहले पर एक परपेंडिकुलर आपने बना दी, ठीक है, और लाइट रे यहां से एंटर करती है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको कि अब की बार हमने जो दूसरी सरफेस है उसको सिल्वर्ड नहीं किया, यानी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है,
यानी जो नॉर्मल होता है क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो दोनों सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी लाइट रे दोनों तरफ क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो जब वो इस तरीके से एंगल पे आएगी तो थोड़ा बेंड हो जाएगी और बेंड होके ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी। ये कैसे मालूम चला कि ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि यहाँ से आपको ये क्लू कहाँ से मालूम चला, एमर्ज नॉर्मली, दूसरा जो सरफेस थी, दूसरी वाली जो सरफेस है वहाँ से वो लाइट रे कैसे बाहर निकलती है, कैसे एमर्ज होती है, वहाँ से नॉर्मली एमर्ज होती है, यानी कि 90 डिग्री वाली लाइन पे से बाहर निकल रही है। तो ये जो क्वेश्चन के अंदर आपको क्लू दे रखे होते हैं उस लैंग्वेज को पढ़ना होता है और उसका मतलब समझ में आना होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा कि एमर्ज नॉर्मली, इसका मतलब क्या होगा कि दूसरी सरफेस से वो नॉर्मल डायरेक्शन पे बाहर निकल रही है, लाइट रे इसी नॉर्मली 90 डिग्री एंगल पे यहाँ से बाहर निकल रही है। और जब आपको मालूम है कि जब 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है तो उसके अंदर कोई बैंड नहीं आता, वो उसी दिशा में बाहर निकलती है। अगर यहाँ पे इस सरफेस पे किसी एंगल पे स्ट्राइक करती तो फिर इधर भी कोई एंगल बनता, लेकिन जब ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है तो उसी रास्ते पे आगे निकल जाती है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जब ये सिल्वर्ड हो रही थी तो अपने पाथ को वो रिट्रेस करके रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अब की बार रिफ्रैक्शन है, लेकिन उसी रास्ते से चली जाएगी क्योंकि वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंगल की ज्योमेट्री मालूम चल गई। आपको ये एंगल नॉर्मली कहने से आपको मालूम चल गया कि ये एंगल तो कितना दे रखा है, आपको 90 दे रखा है, ओके। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आई दे रखा है, इसकी वैल्यू चाहिए आप। अब उसी तरीके से आपको कौन सा एंगल निकालना है, स्नेल्स लॉ वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि ताकि हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री से आपको कौन सा एंगल पता लगाना है, ये जो स्नेल्स लॉ वाला एंगल है ये हमारे काम का है, ये पता लगाना है। इसकी ज्योमेट्री से अब आपको ये पता करना है, ठीक है ना, ओके। ये एंगल फाइंड करो और फिर हम स्नेल्स लॉ का इक्वेशन अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो ये 90 है, तो ये जो ट्राइंगल है इसके जो दोनों एंगल हैं, ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये एंगल ए और ये वाला जो एंगल है, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इन दोनों एंगल का सम 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल जब ए है तो ये एंगल कितना हो गया, जब ये एंगल ए है तो ये आपने पता लगा लिया कि 90 माइनस ए है, और ये एंगल जब 90 माइनस ए है तो ये बगल वाला एंगल जो है ये एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो एक एंगल ए है तो दूसरा आपने निकाल लिया 90 माइनस ए, और क्योंकि इन दोनों एंगल का ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे, इन दोनों का सम भी 90 है, तो जब एक 90 माइनस ए है तो दूसरा एंगल ए हो जाएगा। इतना जो मैं ये बोल रहा हूँ इतने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस होने के बाद तो ये क्लियर दिख रहा है आपको कि ये ए है तो ये 90 माइनस ए हो गया, ये 90 माइनस ए है तो ये बगल वाला ए हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस होने के बाद आप इसको डायरेक्टली लिखोगे, ठीक है ना। एक नज़र डालने की ज़रूरत है, एक नज़र आपने ट्राइंगल पे डाली और फिर आपने ये जो 90 नॉर्मल से 90 डिग्री बन रहा है, एक यहाँ पे ध्यान दिया तो उससे आपको ये एंगल आ गया, और ये हमारा वो एंगल था जो हमको चाहिए स्नेल्स लॉ के लिए, ओके। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। एयर के अंदर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और एंगल कितना है, आई, तो साइन आई लिख दिया आपने, इजिकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमको दे रखा है, न्यू दे रखा है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको न्यू दे रखा है, तो आपने लिखा दूसरे मीडियम में आ गए तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया न्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साइन से, इस इधर कितना एंगल बन रहा है साइन वाला, साइन ए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बन गई आपको, एक मटेरियल एक मीडियम की चीज़ें एक तरफ है और दूसरे मीडियम की चीज़ें एक तरफ है। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया और उधर कितना एंगल बन रहा है, ये ए एंगल जो बन रहा है ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक मैथ की चीज़ यूज़ करनी है।
क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल दे रखा है तो हमको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। जब एंगल काफ़ी कम होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर ही आ जाता है, ठीक है ना। इसका यूज करना है आपको। तो साइन आई को आपने क्या लिख दिया, स्मॉल एंगल से साइन आई की जगह आपने लिख दिया आई इज इक्वल टू न्यू। साइन ए को आपने क्या लिख दिया, ए, ठीक है ना। साइन ए आई इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, क्योंकि एंगल ए स्मॉल है तो ये माना जा रहा है कि ये भी स्मॉल ही होगा, और क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं भी साइन नहीं दिख रहा। साइन आई आई के बराबर हो गया, और ये जो साइन ए है ये भी अप्रॉक्सीमेटली आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया न्यू इंटू ए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मेन चीज़ आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना तो बहुत आसान है, ठीक है। मेन चीज़ इसमें बस ये है कि ज्योमेट्री हमको बनाना आना चाहिए, ट्राइंगल को रिकग्नाइज करना है कि कौन सा ट्राइंगल है, और वहाँ पे उसके एंगल्स को पहचानना है, और जो डिजायर्ड एंगल है हमारा, जो स्नेल्स लॉ वाला एंगल है, वहाँ तक हमको पहुँचना होता है। तो वो एंगल आपने जैसे निकाला, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, ठीक है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं, ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, है ना। आपको क्या करना है, बस ये ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करनी है, और फिर बहुत आसान है, ठीक है, ओके, थैंक यू।